पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है और अब हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन अबी। इसको 1798 में पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेड्स में और इसको ब्लैंक वर्ड्स की फॉर्म में लिखा गया है। इसका जो थीम है वो नेचर और मेमोरी से रिलेटेड है। इसमें कोई भी राइम नहीं है और फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें यूज़ हुआ है वो है इमेजरी और सिम्बोलिज़म। कैसे यूज़ हुआ है उसको हम अभी आगे देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ है वो है 1770 और डेथ है 1850 कहाँ पे, इंग्लैंड में। अभी तक ही हमारे इंग्लिश पोइट्स ही चल रहे हैं। इसमें नेचर को है ना एज अ स्पिरिचुअल गाइड माना है। अब इसको आगे हम सीन बाय सीन इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ और 1 मिनट के लिए आप सभी सिर्फ अब सुनना। तो स्टार्ट करते हैं। जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ वो क्या है, 5 साल बाद है ना जो वाई रिवर है उसके किनारे पे आते हैं। वो कहते हैं कि इतने टाइम बीत गया, यानी 5 साल बीत गए तो वहाँ का नज़ारा चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ का जो नज़ारा है ना वो सेम वैसा का वैसा ही रहता है। ना तो वहाँ की जो क्लिफ्स हैं वो बदली हैं, ना ही वहाँ की ऑर्चर्ड्स यानी जो फलों के जो बगीचे होते हैं वो भी सेम टू सेम जैसे पहले थे ना वो वैसे ही अभी भी दिख रहे हैं। पॉइंट वापस आकर है ना मतलब नेचर की शांति को फील करता है। सब कुछ वैसा ही है, ग्रीनरी है और मतलब कहीं दूर से जो एक हर्मिट बोलते हैं एक सन्यासी को, उसकी जो गुफा है उससे क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। मतलब ऐसा सीन स्टेंजा 1 में उसने एक्सप्लेन किया है। अब आता है सेकंड स्टेंजा में जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, मतलब पावर ऑफ मेमोरी को इसमें एक्सप्लेन किया है कि वो इतने टाइम तक शहर में था और जो शहर की भीड़ में जो उसे सुकून नहीं मिला ना उसे यहाँ पे आके मिलता है। मतलब इसमें पॉइंट बताता है कि जब वो 5 साल शहर में मतलब शोर शराबे के बीच में था तब ये जो नेचर की जो मेमोरीज़ है ना उसके काम आई, मतलब उसको हेल्प किया वहाँ रहने में। और ये जो मेमोरीज़ थी ना सिर्फ दिमाग को सुकून नहीं देती थी बल्कि उसके ब्लड को, उसके हार्ट को, उसको स्वीट सेंसेशंस देती थी। मतलब इसमें अब पॉइंट कहता है कि इन यादों की वजह से ना वो एक लिविंग सोल बन जाता है। यानी नेचर की जो यादें हैं, वाई रिवर के पास की जो यादें हैं उनकी वजह से क्या बन जाता है, वो एक लिविंग सोल बन जाता है और बॉडी की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। वो लाइफ को मतलब जो लाइफ के जो गहरे जो राज थे ना, जिनको वो मिस्ट्री थे, उनको समझ पाता है। किसको समझने के बाद में, नेचर को समझने के बाद में। अब आता है थर्ड स्टेंजा में क्या है, इमोशनल कनेक्शन को शो किया गया है। वर्ड्सवर्थ को जब भी कभी अपने ऊपर डाउट होता था या वो सैड होता था तो उसे लगता था कभी कभी कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर वो तुरंत अपने आप से खुद ही कहता था जब भी वो उदास हो जाता था कि जो उसकी अपनी सोल से कहता था ओ सिल्वियन वाई, यानी वो किसको याद करता था, वाई रिवर को। और उसकी जो मेमोरीज़ थी ना वो वाई रिवर की तरफ मुड़ जाती थी जिससे कि उसको क्या मिलता था, सुकून मिलता था। फिर अब आगे आता है स्टेंजा 4 में वो इवोल्यूशन ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करता है कि नेचर से उसका जो रिश्ता है ना वो बदल गया है। कैसे बदला है कि बचपन में नेचर उसके लिए ना सिर्फ एक प्लेग्राउंड था, ठीक है, लेकिन यूथ में जो पॉइंट है उसकी सिर्फ है ना फिज़िकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ था, पर वो उसे डरता भी था, जैसे कि मतलब इतना डीप नहीं सोचता था वो नेचर के लिए। लेकिन जब उसको मैच्योरिटी आ जाती है अब उसे नेचर में एक स्टिलनेस दिखाई देती है, सुनाई देती है, यानी एक शांतपन है और उससे वो कनेक्ट कर पाता है। उसे फील होता है कि मतलब नेचर के हर एक पार्टिकल में, इवन सनलाइट, ओशन, एयर, ये सब चीज़ें ना एक स्पिरिट है, गॉड, जो कि इन सबको कनेक्ट करती है। और इसी के लिए ना उसने एक टर्म का यूज़ किया था जिसको कि बोलते हैं पैंथिज़म। ओके, इसको मैं लिख देती हूँ एक बार, क्या यूज़ किया है, पैंथिज़म। ये हर चीज़ है ना किससे कनेक्टेड है, डिवाइन से। फिर जो 5th स्टेंजा है उसमें उसकी सिस्टर है डोरोथी। वो डोरोथी अपनी सिस्टर की तरफ देखता है, फिर उसे मतलब अपना वो डोरोथी को एडवाइस देता है कि जो नेचर है ना वो कभी भी बेट्रे नहीं करती, यानी नेचर है वो कभी भी धोखा
नहीं देती है। और वो डोरोथी से कहता है कि जब मैं मर जाऊँगा या मैं यहाँ नहीं होऊंगा, तभी जो नेचर की जो यादें है ना वो तुम्हें हीलिंग पावर देंगी। वो चाहता है कि डोरोथी और इस पल को हमेशा याद रखे, यानी पॉइंट और डोरोथी ये जो मोमेंट को वो जी रहे हैं नेचर के पास में, उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या रखे, याद रखे। ये टिंटन एबी है ना, ये 5 साल के गैप में लिखी गई थी, 1793 से लेकर के 1798, और 5 साल का इसमें गैप दिखाया जाता है कि वहाँ जाता है कवि तो तब इसको लिखता है। और ये लिरिकल बैलेड्स जो पब्लिश हुए थे 1798 में, उसकी ये लास्ट पोएम है। इसमें नेचर को है ना एज अ नर्स क्या दिखाया गया है, एज अ नर्स दिखाया गया है, एंकर दिखाया गया है, और क्या दिखाया गया है, एज अ गाइड इसमें नेचर को दिखाया गया है। इसमें जो लिसनर है ना वो कौन है, जो वर्ड्सवर्थ जिससे बात कर रहे हैं, जिसको सुना रहे हैं, वो कौन है, डोरोथी, जो इनकी क्या है, सिस्टर है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, इसका मतलब ये कि इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होगी। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसकी मेजर थीम्स एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपको ये सब यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम इसमें सिंबल्स देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या क्या सिंबल्स यूज़ हुए हैं। फर्स्ट इसमें सिंबल यूज़ हुआ है वो है नेचर। नेचर को किसकी फॉर्म में रखा गया है कि नेचर है ना काफ़ी शांत होता है, यानी पीस देने वाला है। हीलिंग पावर जनरेट होती है नेचर से, हीलिंग प्रोवाइड करता है, स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, दिस इज़ एल। ओके, फिर जो रिवर वाई जिसका मेंशन किया गया है इसमें, जो वाई रिवर है वो किसको सिंबलाइज़ करती है कि जैसे नदी होती है ना वो एकदम शांत होती है, एक तो काल्मनेस को शो करती है, कामनेस, और किसको, कंटिन्यूटी को। जैसे नदी हमेशा कंटिन्यू फॉर्म में बहती रहती है, उसी तरीके से इसको सिंबलाइज़ किया गया है। माउंटेन्स और क्लिफ्स, इनको किस वे में यूज़ किया गया है कि क्या है, परमानेंट है, परमानेंस एंड स्टेबिलिटी। ओके, और यहाँ जो मेमोरी है उसको एज अ इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि जो पोइट है वो 5 साल बाद में आता है, लेकिन जो उसकी जो मेमोरीज़ होती हैं ना वो उसको शहर की लाइफ में भी उसको क्या देती हैं, सुकून देती हैं, एक सपोर्ट देती हैं, और ये क्या है, कंफर्ट। ये इसमें एज अ सिंबल्स इनको यूज़ किया गया है। अब इसकी थीम्स देख लेते हैं कि इसकी मेजर थीम्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि नेचर को क्या माना है, एज अ टीचर, नेचर एज अ टीचर। अब इन्होंने टीचर क्यों माना है कि जो नेचर है ना ह्यूमन माइंड को शांति के साथ साथ में क्या देती है, विजडम देती है। सेकंड है मेमोरी एंड रिकलेक्शन, मेमोरी एंड रिकलेक्शन। इसमें जो ओल्ड, ये क्यों कहा गया है कि जो ओल्ड मेमोरीज़ में जो डिफ़िकल्ट टाइम था ना उसमें भी ये क्या दे रहा है, कंफर्ट दे रही है। जो मेमोरीज़ है ना पोइट की, वो उसको उसके हार्डशिप्स में भी क्या दे रही हैं, कंफर्ट दे रही हैं, जो कि उसका डिफ़िकल्ट टाइम है उसमें। स्पिरिचुअलिटी इन नेचर, स्पिरिचुअलिटी इन नेचर। पोइट नेचर को डिवाइन पावर की तरह फील करता है क्योंकि उसमें हीलिंग पावर है। ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, एज के साथ में जो पोइट का जो नेचर के साथ रिलेशन था ना वो डीपर होता गया। जब वो बच्चा था तो सिर्फ उसको प्लेग्राउंड की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन यूथ में सिर्फ उसे फिज़िकल अट्रैक्शन था। लेकिन जब उसको मैच्योरिटी आई ना तो उसके साथ में नेचर का जो कनेक्शन था ना वो काफ़ी डीप हो जाता है। अब आगे इसमें देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें मेजरली यूज़ हुई हैं, मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। सबसे पहला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज़ हुआ है कि इसमें एक लाइन आती है, नेचर नेवर डिड बेट्रे, यानी जो प्रकृति है ना वो कभी भी धोखा नहीं देती। तो धोखा देने की प्रवृत्ति तो इंसानों की होती है ना, तो इसमें जो नेचर है उसको ह्यूमन का कैरेक्टर दिया गया है, कौन सा,
ये धोखा देने वाला। इस तरीके से इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। सेकंड है मेटाफर। मेटाफर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इसमें इमेजरी को यूज़ किया गया है। जैसे दिखाया गया है कि रिवर्स है, फॉरेस्ट है, जब वो कभी ये बोलता है तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है माउंटेन्स की, क्लिफ्स की, ऑर्किड्स की। तो इस तरीके से इसमें इमेजरी का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एलिट्रेशन, ये तो जनरली दिख ही जाता है। जैसे 5 years हैव पास्ट, तो 5 हैव ये साउंड यहाँ रिपीटेशन हो रहा है। अब इसमें स्टाइल एंड फॉर्म देख लेते हैं हम, कौन सा स्टाइल इसमें यूज़ किया गया है। ये क्या है, एक रोमांटिक पोइट्री है, यानी रोमांटिक एज की पोइट्री है। इसमें जो टोन है ना वो कैसी है, रिफ्लेक्टिव है और मेडिटेटिव है। इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है। इसका मीटर कौन सा है, आयम्बिक पेंटामीटर। यहाँ तक आया समझ में। इसकी जो टोन है ना उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखें तो पीसफुल है, क्योंकि जो पोइट है उसको शांति मिलती है, फिलोसॉफिकल है, ओके, इमोशनल है और उसके साथ साथ कैसी है, रिफ्लेक्टिव। आया समझ। अब इसमें ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि नेचर को यहाँ एक क्या मॉरल गाइड की तरह यूज़ किया गया है। ये पोयम थोड़ी ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ अपने बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं। और आई होप इतना ही है इसमें, ये आपको समझ में आया होगा। इसका टेक्स्ट आप पढ़ लेना एक बार, टेक्स्ट पढ़ने के बाद में एक बार इसकी समरी इस तरीके से देख लेना और ये आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।